स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो चैप्टर शुरू कर रहे हैं ये आपके एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है मैट्रिसेस। मैट्रिक्स तो सुना ही होगा, फिल्म वाला नहीं। यही तो बात है ना कि लोग सोचते हैं कि अब फिल्म सर दिखाने जा रहे हैं। फिल्म नहीं दिखाने जा रहा हूँ भाई, पढ़ाने जा रहा हूँ और इस चैप्टर का नाम है मैट्रिसेस। ठीक है, तो ये फिल्म नहीं है, मैं पहले क्लियर किए दे रहा हूँ। ये एक चैप्टर है जो कि मैथ्स का पार्ट है, उसको पढ़ना है हम लोगों को। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये बता दें कि मैट्रिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशंस हम लोग पढ़ेंगे आज। मैट्रिक्स में हम लोग उसकी ऑर्डर निकालना सीखेंगे। मैट्रिक्स में अगर हम लोग देखें तो उसमें और क्या कैलकुलेशन होते हैं, जैसे आप लोगों ने पढ़ रखा होगा या कहीं ना कहीं देखा भी होगा। ट्रांसपोज निकालना होता है, मैट्रिक्स में कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, ये सारे कुछ टॉपिक्स हैं जो हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, उसके बाद बात करते हैं कि मैट्रिक्स कि जो भी कैलकुलेशन है, कितने ऑपरेशंस हो सकते हैं, उसके एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, ऑर्डर क्या है, उसके एलिमेंट क्या है, उसके कंस्ट्रक्शंस कैसे करते हैं, ये बहुत सारी चीज़ों को आज हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो लेट्स बिगिन कि अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि मैट्रिक्स क्या है। मैट्रिक्स के बारे में अगर हमें समझना है तो मैट्रिक्स क्या है, तो एक बहुत सिंपल सा तरीका है। हालांकि इसमें डेफिनेशन बाय थ्योरी आप पढ़ लीजिए, बात खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, हम लोग थ्योरी भी पढ़ेंगे और हमें समझना भी होगा कि कैसे हम लोग इसको समझेंगे, कैसे हम लोग इसको देखें कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। आइए हम लोग बात करते हैं मैट्रिक्स क्या है। जैसे यहाँ पे डेफिनेशन में अगर आप ध्यान दें तो डेफिनेशन में लिखा गया है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे। एक टर्म यहां पे हमको मिला है नया, जो कि आपके लिए हो सकता है कि बिल्कुल नया हो, कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए नया नहीं है ये, क्योंकि उन्होंने पढ़ा होगा एरे क्या चीज होता है। खैर, एरे ऑफ अ नंबर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। रियल नंबर्स होते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, लेकिन जो क्लास 12th में है वो अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स का पार्ट खत्म कर दिया है सीबीएसई ने। सिर्फ हम लोग यहाँ पे रियल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शंस भी हो सकते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, इस तरीके से कुछ फंक्शंस भी आपको हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी दिखें। आगे क्वेश्चंस हम करेंगे, एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस भी हैं इस पे। ठीक है, तो मैट्रिक्स के बारे में थ्योरी तो आपको ये बता दी गई कि भाई मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर। थोड़ा रेक्टेंगुलर से मैं थोड़ा इत्तेफाक नहीं रखता हूं, क्योंकि रेक्टेंगुलर भी होती है और स्क्वायर भी होती है। जब हम लोग अभी टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे तो वहां पे एक हम बताएंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। खैर, तो अगर हम लोग यहां पे देखें, अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स को मैंने कट कर दिया है। मतलब क्या है कि कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस में नहीं है, कॉम्प्लेक्स एंट्रीज आपको मैट्रिक्स में नहीं मिलेंगी। इज इट क्लियर? अच्छा, अब बात आती है कि मैट्रिक्स है क्या। तो यहां पे आपको बताया गया है कि एलिमेंट्स, रोज ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, ये तीन टर्म से मिल करके हम लोग जो फॉर्मेशन करेंगे वही इसको हम मैट्रिक्स का फॉर्म दे देंगे। एलिमेंट, सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं एलिमेंट द नंबर्स आर फंक्शन इन एरे। किसी भी एरे में जो नंबर्स हो या जो फंक्शंस होते हैं उसी को हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। अब बात आती है एलिमेंट्स है क्या। तो बेटा सबसे पहले हम लोग यहां पे बात करेंगे कि एलिमेंट जो है, एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से। पहले हम लोग सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझेंगे कि एलिमेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ए आई जे से। ए आई जे रिप्रेजेंट द एलिमेंट ऑफ एरे। एरे के अंदर का ये एलिमेंट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन है रो ऑफ मैट्रिक्स। रो ऑफ मैट्रिक्स क्या है? द हॉरिजॉन्टल लाइन। बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइंस आप ड्रॉ करते हो, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो रो होती हैं, रो को रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, तो यहां पे चूंकि मैंने 3 रोज ड्रॉ किए हैं, तो यहां पे रो 1 ये हो गया, रो 2 ये हो गया, रो 3 ये हो गया। तो अगर हम देखें देयर इज 3 हॉरिजॉन्टल लाइंस, इसका मतलब हमने कितने रोज ड्रॉ किए हैं? हमने 3 रोज ड्रॉ किए हैं। तो यह बात क्लियर हो गई होगी कि रोज क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स। कॉलम ऑफ मैट्रिक्स में देखो मैंने लिखा है वर्टिकल लाइंस। इसका मतलब है जो कॉलम्स होते हैं वो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट होते हैं। तो चलिए भाई जरा हम वर्टिकल लाइन की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर हम लोगों ने यहाँ पे 1, 2 और 3 ये 3 वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली हैं, तो इसका मतलब है कि कॉलम 3 ड्रॉ कर ली हैं और इसका नाम हो जाएगा कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। इज इट क्लियर?
कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3। अगर हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे और ध्यान दे दें कि साहब ठीक है, जरा हम लोग यहाँ पे आ जाएं कि इसको देखें, समझें इसको आप, कि अगर हम देखें रेड लाइन और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन क्या है, तो रेड लाइन और ब्लू लाइन का इंटरसेक्शन सबसे पहला ये वाला है। देखिए आप समझिए बात को, ये वाला जो इंटरसेक्शन है, ये देखिए आप जरा ध्यान से देख रहे हैं सब लोग। चलिए भाई देखिए जरा किस किस का इंटरसेक्शन है साहब, ये देखिए R1, ये लाइन देखिए ड्रॉ किया आपने, उसके बाद कॉलम जब ड्रॉ किया आपने तो कॉलम 1, यानी ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, दिस इंटरसेक्शन इज ऑफ R1 एंड कॉलम 1, C1, R1 एंड C1। अब हम जरा सा यहाँ पे आपको बता देते हैं, ये जो IJ मैंने छुपा रखा था कि IJ जरा हम आपको थोड़ा देर में बताएंगे, तो I जो होता है वो हमेशा रो को रिप्रेजेंट करेगा और जो J होगा वो हमेशा कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर आप ध्यान दें, I रिप्रेजेंट्स रो और J रिप्रेजेंट कॉलम। हमेशा पहले रो की बात की जाएगी, हमेशा पहले रो की, रख लें दिमाग में बैठा लें भाई, हमेशा पहले रो की बात की जाए, रो पहले होगा, कॉलम बाद में लिखा जाएगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं AIJ एलिमेंट को, और AIJ में I जो रिप्रेजेंट करेगा वो R को करेगा और J जो रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आइए वापस अपनी तरफ, ये जो बना ये पहली रो और पहली कॉलम है, इसलिए I की वैल्यू भी 1 हो गई, J की वैल्यू भी 1 हो गई, समझ रहे हैं साहब। तो ये बन गया A11, ठीक है। अच्छा यहां पे आ जाइए, ये दूसरा एलिमेंट ले लीजिए, दूसरा एलिमेंट ले लीजिए। चलिए भाई दूसरा एलिमेंट बता दीजिए जरा जल्दी से, क्या होगा देख लीजिए जरा ध्यान से। किस लाइन में हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी आ रही है, R1 आ रही है, लेकिन जो वर्टिकल लाइन आ गई वो बदल गई, दूसरी हो गई, इसलिए इसका नाम हो जाता है A12। सिमिलरली अगर हम लोग बात करें, यहां पे आ जाएं, यहां पे जरा देख लीजिएगा ध्यान से, ये वाला में देखिए R1 वही आ रहा है और कॉलम बदल गया, तो क्या बनेगा भाई A13, क्या बनेगा भाई A13। चलिए चलिए साहब और बताइए, यहां पे आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, जरा देख लीजिए। चलिए दूसरा ले लेते हैं, जरा हम बदल देते हैं। अब हम बदल देते हैं रो, क्योंकि R1 में अब कोई एलिमेंट नहीं बचा, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया। देखिए ये है आपका, अगर ध्यान दें R1, R2, R3 की अगर हम लोग यहाँ पे कोशिश करें, तो अब हम लोग R2 पे चलें, R1 के मामला खत्म हो गया, R2 पे चलें। तो R2 पे जब आएंगे, देखिए ये ध्यान से जरा ध्यान दीजिएगा, ये हो गया R2, लेकिन कॉलम 1 आ रहा है, इसलिए इसका नाम होता है A21, क्योंकि R2 है, रो 2 है, कॉलम 1 है। आगे बढ़िए, इसके बाद इस वाले एलिमेंट को जरा लीजिए, R2 तो हो गया लेकिन कॉलम 2 हो गया, ये हो जाएगा A22। उसके बाद आगे बढ़िए, ये वाला जो एलिमेंट है वो वाला R2 तो है ही है लेकिन कॉलम 3 का, इसलिए ये हो जाएगा A23। यहां तक किसी को समस्या? कोई समस्या नहीं है, बिल्कुल समस्या होनी भी नहीं चाहिए भाई। चलिए आगे बढ़ जाइए, जरा देख लीजिए, एक और देख लीजिए, कलर पे कलर लिए जा रहे हैं आपके लिए हम। चलिए लास्ट लाइन की बात कर लीजिए, R3 की बात कर लीजिए। R3 में ये एलिमेंट आ गया है और कॉलम 1 बना हुआ है, तो ये बन गया भाई साहब A31। अगला देखिए A32 और अगला बन जाएगा A33। गौर से अगर आप समझेंगे तो इसमें देखिए 9 एलिमेंट, ये जो AIJ की मैं बात कर रहा था उसमें जरा देख लीजिए 9 टाइप के AIJ बन गए हैं। और असल में इसी AIJ को अगर हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें, अगर हम लोग इसको स्क्वायर ब्रैकेट में ले लें, तो ये रिप्रेजेंटेशन ही कहलाता है मैट्रिक्स। इसीलिए यहां पे कहा गया अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स और फंक्शंस, जिसके अंदर एलिमेंट्स होते हैं, रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं, और इसके अंदर कुछ नहीं दिख रहा है आपको। तो अब सिंपली समझ लीजिए कि इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। मैंने यहाँ पे कट मारा है, कॉम्प्लेक्स नंबर की एंट्रीज अब आपको सिलेबस में नहीं मिलेगी, रियल नंबर का ही एंट्री होगा। तो अब यहाँ पे शॉर्ट में फिर से मैं बता दे रहा हूँ, एलिमेंट्स AIJ से रिप्रेजेंट होगा, I रो को रिप्रेजेंट करेगा, J कॉलम को रिप्रेजेंट करेगा। आगे बढ़िए, AIJ के हिसाब से अगर हम लोग एलिमेंट लिखना शुरू करें तो A11, A12, A13, तो ये हो गया मैट्रिक्स।
ये हो गया मैट्रिक्स। कहीं कहीं पे इस ब्रैकेट की जगह पे ये ब्रैकेट भी यूज होता है। यहां पे लिखा जाएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों जो ब्रैकेट्स हैं वो मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ गई भाई? तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये सारे के सारे ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स बन के तैयार हुए हैं, इन्हीं इंटरसेक्शन पॉइंट्स को हम लोग एलिमेंट का नाम देते हैं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये देखिए बड़ी अच्छी चीज़ लिख के तैयार हो गई है, ठीक है। अब हम लोग इसके अंदर और चीज़ें पढ़ेंगे। अभी अभी मैंने आपको बताया है कि एक मैट्रिक्स को हम लोग लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है साहब, बोलिए। अगर हम लोगों को इसको पढ़ना पड़े, ऑर्डर, ध्यान दीजिएगा भाई, एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ऑर्डर क्या है? ऑर्डर भैया, ऑर्डर समझ रहे ना कि ऑर्डर क्या है? ऑर्डर ये है इसका, देखिए क्या लिखा है इन्होंने, इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स देन ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m इंटू n। इसके अंदर कितनी हॉरिजेंटल लाइंस, देखो भाई, रोज अगर हम लोग बोल दें हॉरिजेंटल लाइन, कॉलम को हम लोग बोल दें वर्टिकल लाइन। किसी मैट्रिक्स में कितनी हॉरिजेंटल लाइंस हैं और कितनी वर्टिकल लाइंस हैं, वही उसका ऑर्डर रिप्रेजेंट करता है। जरा ध्यान दे दीजिएगा, अगर आप ध्यान देंगे तो समझ में आ जाएगी बात। जरा आइए थोड़ा सा कलर वलर बदल लिया जाए भाई, क्योंकि समझोगे कैसे। ये देखो, ये एक R1, ये देखिए आप, ये हो गया R2 हॉरिजेंटल लाइन और ये तीसरी हो गई R3। तो हॉरिजेंटल लाइंस हो गई 3, हॉरिजेंटल लाइंस हो गई 3। अब आइए वापस, जरा ध्यान दीजिएगा भाई, सब कलर का कमाल है, समझ रहे हैं नहीं? आइए जरा देख लीजिए, ऊपर आइए, वर्टिकल लाइंस की जरा बात कर लीजिए। कॉलम है 1, ये कॉलम है 2 और ये कॉलम है 3। 3 कॉलम हो गए भाई, 3 वर्टिकल लाइन, 3 हॉरिजेंटल लाइन। मैंने आपको पहले कहा था, पहले हॉरिजेंटल लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, रो को। तो भैया 3 हॉरिजेंटल लाइन है तो m की वैल्यू हो गई 3 और 3 वर्टिकल लाइन है, इसलिए कॉलम की वैल्यू भी हो गई 3। बात समझ में आ रही बात आपको? तो इसीलिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसीलिए ज़रा हम लोग ध्यान दे दें कि अगर हमें समझना होगा इस बात को कि हमें क्या करना है ऑर्डर के लिए, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि इसका जो ऑर्डर आया हुआ है वो कितना आया हुआ है, बोलिए भाई। अरे भैया कोई बोलेगा 3 और 3, 3 इंटू 3, 3 रो और 3 कॉलम है इसके अंदर, 3 रो और 3 कॉलम है, इसीलिए इसका ऑर्डर हो गया 3 इंटू 3। ये वैल्यू m को रिप्रेजेंट कर रही है और ये वैल्यू n को रिप्रेजेंट कर रही है। तो 3 इंटू 3, 3 रोज 3 कॉलम्स। इज इट क्लियर? आइए जरा हम लोग अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं, जरा इस पे जरा ध्यान दे दीजिएगा। इस पे अगर यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा लिख लेते हैं, यार बड़ा छोटा सा लिखा हुआ भैया, जरा देख लें, तो बड़ा छोटा लिख दिया गया है। जल्दी आ जाओ भाई। 1 3 5 2 4 6, जरा आ जाओ जल्दी से, इसका ऑर्डर पता कर लिया जाए। वैसे तो यार नकल मार सकते हो भैया, 2 इंटू 3 तो लिखा ही हुआ है, लेकिन जरा देख लेते हैं। हमने आपको बताया साहब क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजेंटल लाइन गिन लीजिए। एक हॉरिजेंटल लाइन मतलब एक R1, दूसरी हॉरिजेंटल लाइन इसका मतलब है R2। अच्छा भाई आगे बढ़ जाइए, उसके बाद आइए यहाँ पे, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे, कॉलम जरा काउंट कर लीजिए। कॉलम देख लीजिए आप, कॉलम 1 1 हो गया, फिर उसके बाद कॉलम 2 हो गया और उसके बाद कॉलम 3 हो गया। इसका मतलब देखिए जरा, कितनी सीधी लाइन है 2, कितनी खड़ी लाइन है 3, इसका मतलब है रो हो गए 2, कॉलम हो गए 3। ऑर्डर लिख दो बगल में, क्या कहता है मन, कितना लिखा जाए भाई, 2 इंटू 3। तो इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 3। बात क्लियर है ना?
तो इस तरीके से हमको सीखना है कि ऑर्डर कैसे पता करने। मुझे नहीं लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम आपको होगी, कि ऑर्डर निकालने में कोई समस्या आनी चाहिए। अब आप लोगों को अब कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि ऑर्डर में कोई प्रॉब्लम होगी। बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक काम और कर लेते हैं। देखिए यहां पे लिखा हुआ है विद टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 into 3। इसका मतलब सिंपल है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर टोटल एलिमेंट्स कितने हैं तो उसके रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों को उठा करके मल्टीप्लाई कर दिया। जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं वो सब कुछ आ जाएगा। देखिए इसमें 6 एलिमेंट दिख रहे हैं आपको और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी 6 हो रहा है। इसका मतलब है कि अगर m और n यानी रो और कॉलम को मल्टीप्लाई कर दिया जाए, छोटी क्लास में पढ़ाया जाता है कि भैया इधर से इतने लड्डू रखे हैं, उधर से उतने लड्डू रखे हैं, टोटल लड्डू बता दो, तो लड्डू बता दो भैया, 2 into 3 करके 6 हो जाएगा। हो जाएगा भाई। चलिए अब हम लोग जरा सा यहां पे कुछ चीजें समझेंगे कि अगर ऑर्डर दे रखा है, समझ लीजिएगा ध्यान से, अगर ऑर्डर दे रखा है तो कितने एलिमेंट्स होंगे, और अगर एलिमेंट्स दे रखे हैं टोटल तो उसके कितने ऑर्डर बनाए जा सकते हैं, पॉसिबल ऑर्डर। ऐसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, पॉसिबल ऑर्डर निकालना। तो दो बातें समझ लीजिए, ऑर्डर गिवन है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, और अगर एलिमेंट्स गिवन है तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे हम लोग फॉर्म करेंगे। बात समझ में आ गई है? और इसी पे एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, तो जरा हम लोग जरा एक पेज भाई ऐड कर लेते हैं और जरा समझ लेते हैं ये कहानी क्या कह रहा हूं मैं। अब इस पे अगर हम लोग बात करें कि अगर हमें समझना पड़े कि साहब एक मैट्रिक्स है और उस मैट्रिक्स के अंदर का जो ऑर्डर दे रखा है वो दे रखा है 3 into 2। वो कह रहे हैं फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो एक क्वेश्चन ये बनेगा, पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो भैया उसके 6 हो जाएंगे। यही तो आपको पढ़ाते आया हूं कि अगर आपको m रोज और n कॉलम्स का कोई मैट्रिक्स दे रखा है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो जो रिजल्ट आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता देगा। अब इसका वाइसे वर्सा, अब इसको हम उल्टा चला दें। उल्टा क्या चला दें भाई? उल्टा देखो चला दिया हमने, उल्टा चला दो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स 6 हैं तो आपको बताना है पॉसिबल ऑर्डर्स। क्या देना है? पॉसिबल ऑर्डर्स। तो 6 को हम लोग कितने से, 6 को हम लोग कितने कितने बार दो टर्म से मल्टीप्लाई करते चलें कि 6 आता जाए। जरा फाइंड करो। 1 into 6 बिल्कुल सही बात है 6 आएगा, 2 into 3 बिल्कुल सही बात है 6 आएगा, 3 into 2 बिल्कुल सही बात है 6 आएगा, 6 into 1 करोगे तो भी 6 आएगा, और भैया कुछ हो सकता है जो 6 आएगा। तो बहुत ध्यान सुनिएगा, आपको तो सिर्फ एक ऑर्डर दिया गया था ना 6 एलिमेंट वाला, लेकिन 6 एलिमेंट वाले इतने पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब है अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है तो पॉसिबल ऑर्डर निकालने को आएगा एग्जाम में, या हमको ऑर्डर दे रखा है और एक ऑर्डर कोई दे रखा है और कह देगा बताइए नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट तो डिजिट आएगी, समझ लीजिएगा, और जो ऑर्डर है वो ढेर सारे आ सकते हैं, एक से ज़्यादा आ सकता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखिएगा आप इसको, इस बात को आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रही बात? चलिए लो भैया आ गया, सारा राम कथा सुनने के बाद एक क्वेश्चन दे ही दिया, माने नहीं आए, बिल्कुल नहीं मानते हैं ये लोग। चलो भैया एक क्वेश्चन जरा सॉल्व कर लिया जाए, एक्सरसाइज देख लो जरा, 3.1 का क्वेश्चन है, जल्दी से। 3 चीजें पूछी गई हैं, 3 है, 1 2 3। आ जाओ भाई वापस। सबसे पहला काम है ऑर्डर, और ऑर्डर के लिए मैंने कहा पता कर लीजिए कितनी सीधी लाइनें हैं और कितनी खड़ी लाइनें हैं, कितनी पड़ी हुई कितनी खड़ी हुई, पता कर लो भाई कितनी लाइनें पड़ी हुई हैं। जरा देखो, एक लाइन पड़ी हुई, दूसरी लाइन भी पड़ी हुई,
और तीसरी लाइन भी पड़ी हुई, ठीक है। और खड़ी हुई लाइन की जरा हम कलर बदल दें यार, कलर बदलना जरूरी है, नहीं समझोगे कैसे। चलो भाई ये आ जाओ, ये हो गए कॉलम 1, ये हो गए कॉलम 2, ये हो गए कॉलम 3 और ये हो गए कॉलम 4। जरा अब होशियारी दिखा दो, कितने रो कितने कॉलम आ गए इसमें, 3 रो और 4 कॉलम। और पहले रो को लिखते हैं और उसके बाद किसको लिखते हैं, कॉलम को लिखते हैं। तो 3 रो और 4 कॉलम वाला ये हमारे पास मैट्रिक्स है। तो जल्दी से पहले वाले का आंसर हम लोग लिख डालें। इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं, तो इसका ऑर्डर बनेगा 3 × 4। पहला काम खत्म, पहला आंसर हो गया भैया, दे दिया सीबीएसई ने आपको 1 नंबर। आगे बढ़िए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए अब क्या गाना सुनाऊं मैं, गाना तो सुनाने की जरूरत है नहीं, सब कुछ हो चुका है। 3 × 4 12 हो गया। गिन लीजिए आप, मन करे तो गिन लीजिए, 12 एलिमेंट हैं। कितने हैं, 12। ये जरा 5/2 है भाई, जरा ध्यान रखिएगा आप लोग, ये ना हो कि इसको उड़ा दें, 5/2 दे रखा है, ठीक है ना, वरना 5 और 2 अलग अलग हो जाएंगे। चलिए भाई, तो ये 12 एलिमेंट है, गिन लीजिए, 1 2 3 4 और इधर से 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 हो गया। इसमें से हम सब नहीं बताने वाले हैं, इसमें से हम एक ही 2 बताएंगे जो कहिए। चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं A21 की। तो A21 का मतलब है ये हो गया रो और ये हो गया कॉलम, ठीक है साहब। अब जरा आ जाओ, जरा ध्यान दे दो इस पे। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है और ये कॉलम 4 है। ये कह रहे हैं 2 1 की बात करो, तो 2 तो ये हो गया, ये वाला 2 हो गया, ठीक है। तो 2 को जरा देख लेते हैं हम लोग भाई, बहुत हल्का चलाना पड़ेगा इस पे। तो 2 वाला ये हो गया, 2 वाला ये हो गया, ठीक है भाई। और कॉलम 1 देखो ये हो गया, तो 2 कॉलम और सॉरी सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, देखिए ना, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम की बात करें तो ये दोनों को इंटरसेक्शन करने वाला कौन आया है निकल के, 35। तो इसका आंसर हो गया 35। तो A21 इज द एलिमेंट विच इज गिवन 35। 35 जो है वो A21 है। इस तरीके से जितने भी रिमेनिंग हैं वो आपको करना है, और मुझे नहीं लग रहा है कि कोई समस्या कोई परेशानी अब आपको होगी। हो जाएगा भाई। तो चलो भाई, अब आइए देखते हैं नेक्स्ट के लिए क्या कर सकते हैं। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन में क्या है। आहा, यही आ गया भैया, देखो जरा, अभी अभी जो बताया मैंने। इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स, 24 एलिमेंट्स। तो एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो हैं 24 एलिमेंट्स की एक मैट्रिक्स है। व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स, कितने पॉसिबल ऑर्डर होंगे, तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है भाई। तो 24 को आप जरा इसको 2 हिस्सों में 2 डिजिट ऐसे ढूंढना शुरू करिए कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 24 आना शुरू हो जाए। जरा देखो भाई क्या होगा। पहला 1 × 24, दूसरा 2 × 12 होगा, 3 × 8, 4 × 6। 5 से आएगा नहीं, 6 से जरूर आएगा। 6 × 4 करोगे तो भी 24 आ जाएगा, आप जानते हो, ठीक है ना भाई। अच्छा, हम तो मल्टीप्लिकेशन लिखने लगे। चलो 8 × 3, क्योंकि देखो रो और कॉलम इनको इंटरचेंज तो हो सकते हैं ना, तो इसलिए 8 × 3। फिर आइए 12 × 2, फिर आइए 24 × 1। इसके अलावा भी अगर हो जाए तो लिख डालिएगा, इसके अलावा होंगे नहीं, मुझे लगता है ऐसा। अगर हो जाए भाई तो लिख डालिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन 24 ना लाइए। कोई लिख दे कि 1/2 × सर और जो 48 करेंगे तो हो जाएगा, ऐसा नहीं होता भैया। अगर रो और कॉलम को आपको करना है तो नेचुरल नंबर्स चलेंगे, काउंटिंग होगी उसकी, इसलिए ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में रोज बना दोगे तो गणित के अलग एक खोज कर दोगे, खोज की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए भाई आते हैं हम लोग जरा इस पे। दूसरा क्वेश्चन भी इसी में लिख रखा है, ये थोड़ा सा अलग है।
इस बार इन्होंने दे दिया कि व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स, क्या होगा अगर इसके अंदर 13 एलिमेंट हैं, 13 एलिमेंट हैं। तो अगर एलिमेंट्स इसमें देख लीजिए भाई, कलर बदल गया इसका क्योंकि इसमें 13 हैं। 13 एलिमेंट्स अगर हो जाएंगे तो जरा फिर से बताइए कितने, चूंकि ये 13 अपने आप में कैसा नंबर है? अरे भैया बता दो, प्राइम नंबर है। चलो देख लेते हैं। तो 1 इंटू 13 आएगा, और क्या आएगा भाई? 13 इंटू 1 आएगा। इसके अलावा इसमें कोई दो नंबर और नहीं होंगे जिसका मल्टीप्लिकेशन 13 आएगा। सो देयर इज ओनली 2 पॉसिबल orders that have 13 elements, and here if the elements are 24, then there is 1 2 3 4 5 6 7 8 possible orders are there if a matrix having 24 elements. Is it clear? तो भाई मेरे हिसाब से 3.1 का ये जो क्वेश्चन है इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये सब कहानी सेट हो जाने के बाद यहां पे आती है बात कि साहब चलो अब हम लोग मैट्रिक्स के अंदर चलें, है ना। फाइट करता है वो, देखा होगा मैट्रिक्स फिल्म तो देखी होगी ना, फाइट करता है, फाइटिंग शुरू हो रही है धीरे धीरे। आइए टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे आ जाइए। चलिए बात कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि यही सब कुछ है, ये ना हुआ तो कुछ ना हुआ। तो इसलिए भैया सबसे पहले हम लोगों को जितनी कहानी है सब यहीं पे पढ़ लेनी है। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला नाम जो आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं उसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। और मैं बार बार आपको बता रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स अगर मान लेते हैं उसके एलिमेंट्स ए आई जे हैं और वो मैट्रिक्स है एक ए, तो इसका ऑर्डर हम लोग लिखेंगे m इंटू एन से, और m जो रिप्रेजेंट करेगा और n जो रिप्रेजेंट करेगा वो किसको करेगा ये मैं बता चुका हूँ, ये रो को करेगा और ये कॉलम को करेगा। बात समझ लीजिए भाई, बाद में कहिएगा सर ने तो बताया ही नहीं था लेकिन अब कुछ और बता रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए यार। आ जाओ जरा देख लो, देखो मैंने लिख दिया कॉलम मैट्रिक्स क्या होती, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर m क्रॉस n हो, वो एलिमेंट ए आई जे रखता है, तो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा आ जाओ कॉलम मैट्रिक्स में, जरा मुझे कुछ एग्जाम्पल मैं लिख रहा हूं, मुझे कोई बता दे इसका ऑर्डर क्या है। इसका ऑर्डर क्या है भाई, जरा ध्यान दीजिए। मैंने कहा था पड़ी लाइन और खड़ी लाइन, पड़ी लाइन कितनी है 2 और खड़ी लाइन है 1, इसका मतलब इसका ऑर्डर हो गया 2 इंटू 1। बोलिए समझ में आ रही बात? अच्छा भाई चलिए एक और ले लीजिए जल्दी से, एक और ले लीजिए भैया, लिखा हुआ है ऊपर 1 2 3। आ जाइए, पड़ी लाइन 1 2 3, खड़ी लाइन 1, कितना हो गया ऑर्डर 3 इंटू 1। समझते जाइएगा ध्यान से। अब जरा इसी वाले एग्जाम्पल को ले लिया जाए, इसमें देख लीजिए आप लोग, इसमें है 1 2 3 4। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसमें पड़ी लाइन है 1, पड़ी लाइन 2, पड़ी, अरे भैया ये क्या लिख गया, इसको हटाओ, ये कहाँ से आ गया, नहीं जाएगा, मान नहीं रहा, चलो अच्छा जाने देते हैं। आया भाई आया। तो ये हो गया आपका 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देख लीजिएगा पड़ी लाइनें हो गई 4 और खड़ी लाइन हो गई 1, बन के तैयार क्या हो गया इसका ऑर्डर 4 इंटू 1। चलो भैया आ जाओ, पड़ी खड़ी बहुत देर तक हो गया, मुद्दा जो पकड़ना है उसको पकड़ लेते हैं। मुद्दा जो पकड़ना है वो ये पकड़ना है कि इन सब में जो कॉलम की कहानी है, जो कॉलम है वो एक है 1। इन सब में जो कॉलम है वो 1 है। जब कॉलम 1 हो, रो कितना भी हो, उसका नाम कॉलम हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा,
ये जो रो है वो बदलती जा रही, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका मतलब है m तो बदल सकता है, लेकिन जो n है वो सब जगह 1 है। तो इन शॉर्ट अगर कोई मैट्रिक्स A है और इसका एलिमेंट Aij है, और अगर हम लोग इसके ऑर्डर को m इंटू 1 ले लेते हैं, तो इस टाइप की मैट्रिक्स को हम लोग कॉलम मैट्रिक्स बोलते हैं। मन ज्यादा ना लगे तो सिंपल समझ लो भाई, कॉलम अगर 1 है तो कॉलम नाम रख दो उसका, रो अगर 1 है तो रो रख देना। आगे की भी बात किए ले रहा हूं मैं, बात समझ में आ रही है? आगे की भी बात किए ले रहा हूं। इतने होशियार बच्चे पढ़ रहे हैं भाई। अगर हम लोग देखें यहां पे, कॉलम अगर 1 है तो कॉलम मैट्रिक्स, रो कितनी भी हो, 2 है, 3 है, 4 है, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है ना? तो अब समझ जाइए, या यूं कह दें शॉर्ट में कि अगर कोई मैट्रिक्स ऐसी हो जाए जिसका ऑर्डर m इंटू 1 हो जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। बात क्लियर हो गई? चलिए नेक्स्ट जरा दूसरी मैट्रिक्स पे बात करते हैं, रो मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्लियर हो गई होगी। आइए रो मैट्रिक्स की हम लोग बात करते हैं। रो मैट्रिक्स के लिए बहुत सिंपल सी बात है, वो सारी कहानी पलट दीजिए भाई। अब आइए जरा 1 2 1 2 3, फिर आइए 1 2 3 4, आ जाइए। चलिए भाई, पड़ी लाइन खड़ी लाइन, फिर से आ जाइए, पड़ी लाइन खड़ी लाइन। जरा देख लो भाई, पड़ी लाइन हो गई 1, खड़ी लाइनें हो गई 2, पड़ी लाइन हो गई 1, खड़ी लाइनें हो गई 3, पड़ी लाइन हो गई 1, खड़ी लाइन हो गई 4। देखते जाइए भाई, इसका मतलब है इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 2, इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 3, इसका ऑर्डर हो गया 1 इंटू 4। बात समझ में आ गई? 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, कोई समस्या नहीं है। मैंने कहा हर एक मैट्रिक्स को हम लोग Aij से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका ऑर्डर m इंटू n लेते हैं। इसका ऑर्डर हम लोग m इंटू n लेते हैं। चलो भाई, m इंटू n ऑर्डर वाले मैट्रिक्स को अगर हम लोग रो मैट्रिक्स बनाना चाहें तो जरा ध्यान दे दीजिए, इसमें रो 1, इसमें रो 1, इसमें रो 1, लेकिन कॉलम जो है वो बदल रहे हैं, तो कॉलम बदलने दो। यहाँ पे कॉलम को n रखो, तो एक मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स कब कहलाएगी? जब उसका ऑर्डर जो है, रो मैट्रिक्स जब ऑर्डर उसका जो है Aij एलिमेंट वाला मैट्रिक्स का ऑर्डर अगर 1 इंटू n होगा तो वो एक रो मैट्रिक्स होगी। बात बिल्कुल सही है कि हमने जो कॉलम पढ़ा था, कॉलम का बिल्कुल एकदम अपोजिट कहानी बदल दीजिए। वहाँ कॉलम 1 थी, यहाँ पे रो 1 है, बस दोनों की डेफिनेशन पकड़ लीजिए आप, और ये मैंने कुछ एग्जाम्पल्स भी यहाँ पे लिख रखे हैं। बात क्लियर हो गई? चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ तीसरे टाइप पे आते हैं। 2 टाइप आपने समझ लिया, तीसरा टाइप यहाँ पे देख लीजिए, और इसका नाम है स्क्वायर मैट्रिक्स। तीसरा जो टाइप है उसको हमें क्या पढ़ना है? स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर तो यार समझते ही होंगे, बड़ी छोटी छोटी क्लासों में आप पढ़ा रहे हैं कि स्क्वायर की वैल्यूज क्या होती हैं। स्क्वायर को अगर हमें समझना है तो क्या समझना है, कैसे समझना है। स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स को क्या करना है, कि स्क्वायर मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग देखें, स्क्वायर क्या था ये बताइए आप पहले। स्क्वायर क्या था? स्क्वायर में बताया गया था कि लाइन और लेंथ, यानी ब्रेथ और लेंथ, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड अगर सब बराबर हो जाएं तो वो एक स्क्वायर बन जाता है। ठीक, चलो भाई, ये जो पड़ी हुई लाइनें हैं इसको तो हम लोग रो बोल रहे थे ना, और ये जो खड़ी हुई लाइनें हैं इसको हम लोग कॉलम बोल रहे थे। कहानी सेट हो गई भाई। अगर रोज और कॉलम बराबर हो गए हैं
तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाती है। समझ लो जरा। अब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m इंटू एन सच दैट m इज इक्वल टू n, यानी रो और कॉलम बराबर हो। मैं बार बार कह रहा हूं कि किसी भी मैट्रिक्स को हम लोग अगर A मानते हैं तो A मैट्रिक्स होती है aij एलिमेंट के साथ में m इंटू n ऑर्डर की। मैंने कहा खड़ी लाइन और पड़ी लाइन दोनों अगर बराबर हो गए, ठीक है, तो वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। तो जब कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाता है एक नॉर्मल मैट्रिक्स, तो शर्त यही है कि m इंटू एन तो ऑर्डर उसका होना चाहिए, लेकिन यहां पे m इज इक्वल टू n हो जाएगा, तभी वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के तौर पे यहां पे देख लीजिए, आपको दिया गया है a इज इक्वल टू, अगर हम लोग देखें 1 2 3 4, यहां पे अगर आप ध्यान देंगे भैया, पड़ी लाइनें 2, खड़ी लाइनें 2, ये दोनों क्या हो गए बराबर, इसलिए ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 2। ये दोनों बराबर होने चाहिए, ये दोनों बराबर होने चाहिए, तभी ये एक मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स तभी कहलाएगी। बात समझ लीजिए भाई। और ये स्क्वायर जो है ना, ये स्क्वायर आपको थ्योरी वही लगानी है कि रो और कॉलम बराबर हो जाए या लेंथ और ब्रेथ बराबर हो जाए, तभी समझ जाइएगा आप। नेक्स्ट आइए, अब आता है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, बस यहां पे थोड़ा सा मैं पॉज लूंगा, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अब आगे से जितनी भी मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करूंगा वो सब एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक, अच्छा, मैं इसलिए यहां पे बात कर रहा हूं क्योंकि आपको समझने में, एक साथ समझाने में इजी लगता है मुझे, कि बच्चा जल्दी समझ जाता है। पहली चीज तो यह है कि अब आगे 3 जो मैट्रिक्स के बारे में मैं बात करने जा रहा हूं वो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब 3 कौन कौन सी हैं जरा बात कर लेते हैं। पहली यहां पे है, देख लीजिएगा ध्यान से, यहां पे लिखा हुआ डायगोनल मैट्रिक्स। एक तो है डायगोनल मैट्रिक्स, दूसरा आपको यहां पे पढ़ना है आगे मैं दिखाऊंगा अभी स्लाइड आपको, स्केलर मैट्रिक्स, और तीसरा हम आपसे बात करेंगे यहां पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब जरा आप समझ जाइएगा, ये तीनों के तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे। डेफिनेशन अगर आप देखें तो बहुत अच्छे से बात मेरी समझ में आ जाएगी। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। अब बात आती है नॉन डायगोनल और डायगोनल क्या होते हैं। देखो भाई, जब आप कोई मैट्रिक्स लिखते हो A इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं जिसको आप A11 A22 A33 कहते हैं, ये वाला, ये ध्यान दीजिएगा, ये वाला यानी A11 और A22, ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। क्या बोलते हैं इसको? डायगोनल एलिमेंट, ध्यान दीजिएगा। और इसको छोड़ करके जो कुछ भी बचेगा वो कहलाएगा नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल को ऐसा हम लोग इसको, जो ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, ये वाले ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये वाले को हम लोग प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं। तो ठीक है, हम लोग ये कहते हैं कि डायगोनल में अगर एलिमेंट्स हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स जो है वो 0 हैं, सारे एलिमेंट्स 0 हैं। देखो यहां पे लिखा हुआ है इफ ऑल इट्स नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको सारे के सारे एलिमेंट जो है वो 0 होते हैं। डायगोनल वाला जो एलिमेंट है वो कुछ ना कुछ यहां पे होना चाहिए। तो देखिए ध्यान से, यहां पे मैंने एग्जांपल आपको दिखाया, देखिए जरा ध्यान से, यहां पे देखिए क्या लिखा है इन्होंने, -1 0 0 0 2 0 0 0 -3। अगर एक लाइन आप ले लीजिए तो मान लीजिए ये लाइंस हैं, तो ये हो गए डायगोनल के एलिमेंट्स, ये हो गए डायगोनल के एलिमेंट्स। बाकी जो बचे वो कहलाते हैं नॉन डायगोनल एलिमेंट।
तो नॉन डायगोनल एलिमेंट कह रहे हैं कि आर जीरो। अब देखिए जरा ध्यान से, ये एलिमेंट जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो और ये जीरो। तो देखिए ध्यान से, मेन डायगोनल को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स अगर जीरो होते हैं, मैं यहां पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं इनके लिए, देख लीजिए। अगर मान लो लिखूं मैं 1 0 0 0 2 0 0 0 3, और अगर हम लोग देखें तो जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 1 2 3 हैं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो क्या है भाई, जीरोज हैं। तो इसलिए इस टाइप के मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। फिर आती है बात स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स भी एक अपने आप में स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। और यहां पे जानते क्या होगा, आगे हम लोग अभी डेफिनेशन पढ़ लेंगे, लेकिन यहां पे हम समझाए देने, क्योंकि एक साथ समझ लीजिए पहले आप। 1 या √2 कर दिए, √2 0 0 0 √2 0 और 0 0 √2। स्केलर मैट्रिक्स जो होता है, स्केलर मैट्रिक्स जो होता है वो जरा ध्यान देने वाली बात है। डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होंगे, लेकिन जो डायगोनल में एलिमेंट होंगे वो एक जैसे होंगे। यहां पे देखिए अलग अलग हैं, यहां पे एक जैसे एलिमेंट, स्केलर है वो, एक जैसा नंबर आएगा लेकिन 1 नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? 1। सर ऑल द एलिमेंट शुड बी सेम फॉर द डायगोनल एलिमेंट्स। लेकिन इसके अलावा यहां पे जो सेम एलिमेंट की बात हो रही है वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, लेकिन 1 नहीं आना चाहिए। 1 को छोड़ करके बाकी कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे होने चाहिए। ठीक है ना? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बिल्कुल वही कहानी हो गई कि जो मैंने यहां कहा ना, 1 को छोड़ करके अगर 1 ही आ जाएगा तो यही स्केलर मैट्रिक्स जो है वो क्या बन जाएगी? ये स्केलर मैट्रिक्स आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स। इसलिए मैंने एक साथ पढ़ाया है क्योंकि ये तीनों की तीनों स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं। आगे हम फिर से एक्सप्लेन कर देंगे, बस समझ जाइएगा आप लोग। यहां पे देख लीजिए, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, फिर हम नेक्स्ट इस पे स्लाइड पे काम करें। एक बार जरा समझ लीजिएगा फिर से। ये सारे के सारे मैट्रिक्स, पहली चीज तो ये है स्क्वायर मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे, नॉन डायगोनल एलिमेंट जो है वो जीरो होंगे। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे एक्सेप्ट 1, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट है वो 1 1 1 होंगे, और बाकी नॉन डायगोनल एलिमेंट सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। ठीक है? आगे बेटा देखो, यहीं पे आगे हम लोग बात करेंगे तो स्केलर के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है? तो स्केलर में आपको बताया जा चुका है, वही बात मैंने बताई है कि यहां पे जो एलिमेंट्स हैं वो सेम होंगे, और यहां पे बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो जीरो होंगे। और आइडेंटिटी पे थोड़ा सा हमारा डिस्कशन जरूरी है। तो बेटा देखो, आइडेंटिटी भी मैंने बताया, आइडेंटिटी एक स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, लेकिन इसके जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो 1 1 1 होंगे, और बाकी जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। देखो भाई, अगर मान लो हम लोग लिखें 1 0 0 1, तो ये आ जाएगा आई रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई रिप्रेजेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इज इट क्लियर? चूंकि बेटा देखो ये 2 ऑर्डर का है, तो कभी कभी इसको हम लोग I2 भी लिखते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं। कभी कभी आता है पेपर में, बच्चा सोचता है ये नई चीज आ गई। नई चीज नहीं है। अगर मान लीजिए I3 कहीं पे लिखा है तो इसका मतलब है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर 3 का है। इसका मतलब क्या है? ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3। इज इट क्लियर? तो ये बेटा हो गए आपके टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में। एक जरा सा और पढ़ लो, इसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। नाम से ही अपने आप को डिफाइन करे दे रहा है। जब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर सारे एलिमेंट्स जो हैं वो क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और इसको हम लोग एक राउंडेड ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा बड़ा सा ओ बना होता है, आप देखिएगा टेक्स्ट बुक में, वो एक नॉर्मल जीरो जैसा नहीं होता, उसको हम लोग राउंडेड ओ बोलते हैं। तो बड़ा सा एक जीरो रिप्रेजेंट करेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स।
ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स के बारे में अगर हम लोग बात कर दें तो फिर वहां से हम लोगों को उस चीज को समझना है। तो इसमें मुझे नहीं लग रहा कोई दिक्कत आप लोगों को आएगी, जीरो मैट्रिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जीरो मैट्रिक्स 1x1 का भी हो सकता है, 2x2 का भी हो सकता है, और ये 2x3 का भी हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत ऐसी नहीं है, ठीक है ना। यहां तक तो आपका टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस जो है, मैं यहां पे लिखे दे रहा हूं कि आपने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ लिया। बात समझ जाइएगा, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपने पढ़ लिया। उससे पहले क्या क्या आपने पढ़ा है? उससे पहले आपने क्या क्या पढ़ा? उससे पहले आपने पढ़ा एलिमेंट्स। चलिए एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। एक बार आपने पढ़ा एलिमेंट्स, फिर उसके बाद आपने उसमें पढ़ा ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर पढ़ लिया आपने, ठीक है। उसके बाद उसमें आपने पढ़ा ऑर्डर के बाद, ठीक है ना, ऑर्डर पढ़ लिया। ऑर्डर के बाद यहां पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ पॉसिबल जो भी आउटकम्स थे या नंबर ऑफ पॉसिबल जो हमारे पास ऑर्डर निकालने को थे वो भी आपने यहाँ पे निकाल लिया। तो इस तरीके से अगर हम लोग देखें तो 3-4 जो टॉपिक्स हैं वो हम लोगों ने क्लियर कर ली है, ठीक है ना। तो इन तीनों चारों टॉपिक को थोड़ा सा आप समझिए, पढ़िए, और फिर आगे हम लोग नेक्स्ट इस पे बात करते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है और इसकी टॉपिक्स क्या क्या लेनी है। तो आगे अब हम लोग नेक्स्ट इस पे बात कर लेते हैं कि आगे हमें क्या पढ़ना है। और अगर आप देखेंगे तो कुछ कैलकुलेशंस भी आएंगे और कुछ एक्सरसाइज वगैरह मैंने बना रखी है। तो जब हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की बात कर रहे थे तो उस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अगर हम लोग देखें तो एक अपने आप में ये भी है कि इक्वल मैट्रिक्स क्या होती हैं। तो भैया दो लोग इक्वल होने की कंडीशन क्या हो सकती है? डेट ऑफ बर्थ सेम हो जाए, हाइट सेम हो जाए, है ना, वेट सेम हो जाए, तो कहते हैं भैया ये दोनों सेम लग रहे हैं, एकदम एक जैसे लग रहे हैं। तो ऐसे ही यहाँ भी है, क्राइटेरिया होता है कि अगर ये क्राइटेरिया फिट करते हैं दो मैट्रिसेस आपस में तो वो दोनों मैट्रिक्स कहलाएंगी कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। जैसे इन्होंने लिखा कि टू मैट्रिसेस आर सेड टू बी इक्वल, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स अगर बी है, ये दोनों जो है वो इक्वल कहलाएंगी। कब? जब ये दो कंडीशन ये फॉलो करें। एक, दे आर ऑफ द सेम ऑर्डर, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ बी। अब ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होता है, ये नई कहानी आ गई भाई, चलो समझते हैं। तो पहली चीज ये है कि अगर दो मैट्रिक्स सेम हैं या इक्वल हैं तो ये दो बातें आनी चाहिए। एक तो उनका ऑर्डर सेम हो और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो सेम होने चाहिए। चलो जरा बात कर लेते हैं। ऑर्डर जरा देख लीजिए, एक मैट्रिक्स ए ये है, एक मैट्रिक्स बी है, दोनों का ऑर्डर है, एक इसका ऑर्डर है 2x3 और इसका ऑर्डर है इसका ऑर्डर 3x3 है भाई, इसका ऑर्डर 3x3 है और इसका भी ऑर्डर 3x3 है। ध्यान दीजिएगा भाई। तो पहला काम तो ये सेटिस्फाई कर गया कि भैया दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है, दोनों का ऑर्डर सेम है, ठीक। अब आइए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब होता है कि इसका पहला एलिमेंट उसके पहले एलिमेंट को आप कंपेयर कर लीजिए। तो अगर आप ध्यान दें, इसका पहला एलिमेंट जो 1 है, इसका भी पहला एलिमेंट 1 है, यानी पहला करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दोनों का सेम है। पहली बात समझ में आ गई। दूसरा ये 0 0 -3 -3 √3 इस तरीके से अगर आप देखें, each and every elements are equal. Now if there is a criteria for equal matrices that the order should be same and corresponding element should be equal, तो ये दोनों बातें A और B satisfy कर रही हैं, इस वजह से ये दोनों equal matrix कहलाएंगी। तो इक्वल मैट्रिसेस का कंडीशन यही है कि दोनों का ऑर्डर सेम हो और दोनों के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। बात समझ में आ गई? सीधा सा मामला है, ऑर्डर सेम हो और करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम हो। अच्छा, ये तो भाई हमने बता दिया आपको, लेकिन होता क्या है कि इस पे जो है वो आप लोगों को क्वेश्चंस मिलते हैं कि अगर दो मैट्रिक्स हैं, दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म्स हैं उनकी वैल्यूज बताइए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, पढ़ना है, करना है, क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ रही है? तो चलो भाई जरा अब हम लोग यहाँ पे मिसिंग टर्म की बात कर लेते हैं। जरा देखिए, यहाँ पे हमें दो मैट्रिसेस दे रखी हैं, एक ये दे रखी है, एक ये दे रखी है।
दोनों के बीच में इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, और अगर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है ऑलरेडी, इसका मतलब है ये दोनों बातें उसके अंदर सेटिस्फाई कर रही हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ऑर्डर सेम दिख रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे यानी इक्वल होंगे, तो इक्वल कर दीजिए। जो मिसिंग टर्म निकालने की बात कर रहा है, तो पहला एलिमेंट इसका दे रखा है बेटा x + 3 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी -3 पहला। दूसरा आ जाइए, z + 4 इज इक्वल टू 6 दे रखा है, और यहां पे हो जाएगा z इज इक्वल टू 2, और ये हो जाएगा तीसरा, यहां पे दे रखा है 2y - 4 इज इक्वल टू 3y - 2, ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -2 + 4, और ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू 2, या ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2। अगर आप ध्यान दें तो मैंने x, y और z की वैल्यूज आपको निकाल के बता दी है, अब कोई समस्या नहीं है। बाकी मिसिंग टर्म अगर आपको कैलकुलेट करने की बात आएगी तो हमें नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम आएगी। x इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2। सो दीज आर द आंसर्स। जो मिसिंग टर्म XYZ थे वो निकल गए। ABC ऐसे निकालना हो तो A वाला पार्ट जरा आप कंपेयर कर लीजिए, यहां पे जरा मैं कर देता हूं। A वाला पार्ट कंपेयर करिए तो देखिए बीच में लिखा हुआ है A-1 और यहां पे लिखा हुआ है -3, तो A-1 इज इक्वल टू हो जाएगा -3, A इज इक्वल टू हो जाएगा -3 + 1, सो A इज इक्वल टू हो जाएगा -2, तो A का आंसर A का भी आ गया है। B भी निकाल लीजिए, देखिए यहाँ पे B वाले टर्म ये हैं और ये हैं, इसका रिजल्ट दे रखा है आपको 2B - 3 2B करेक्ट, जरा सही कर लीजिए आप लोग। B -3 इज इक्वल टू 2B + 4, यहां से B को B की तरफ ट्रांसफर कर लीजिए, ये हो जाएगा B - 2B इज इक्वल टू 4 + 3, ये हो जाएगा -B इज इक्वल टू 7, और B इज इक्वल टू हो जाएगा -7। इस तरीके से B की भी वैल्यू हो गई, और जो C निकालना है C को इससे कंपेयर कर दीजिए, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा 2C + 2, तो 2C इज इक्वल टू हो जाएगा -2 और C इज इक्वल टू हो जाएगा -1। समझने वाली बात यह है कि साहब मैंने ABC भी निकाल दिया, XYZ भी निकाल दिया। सो दीज आर द वैल्यूज, मिसिंग टर्म की वैल्यूज हैं। इफ द मैट्रिसेस आर इक्वल, ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो यहां पे आपको ABCD और XYZ की ये वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, जरा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। कंस्ट्रक्शन की बात करता है। कंस्ट्रक्शन मतलब ये नहीं भैया बिल्डिंग विल्डिंग बनानी, कंस्ट्रक्शन मतलब मैट्रिक्स ही बनाने की बात होगी। अब कहानी दूसरी चल रही है, लेकिन काम असल में मैट्रिक्स का ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलो भाई देख लेते हैं। अच्छा एक काम करते हैं, जरा हम लोग इसको छोटे ऑर्डर का लेते हैं पहले, जरा हम लोग इसको लेते हैं 2x3 ऑर्डर का। ठीक है, तो एक मैट्रिक्स है कॉन्स्ट्रक्ट, जरा मैं दूसरा लिख दे रहा हूं इसलिए आप लोग अभी उसको आप लोग खुद से करेंगे। construct a matrix of order 2x3 whose elements और उसके एलिमेंट्स हम लोग इसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, whose elements are given by Aij इज इक्वल टू 2i - j। ठीक है, तो बेटा देखो अभी ये हम लोग कई बार पढ़ चुके हैं, कितनी बार मैंने डिस्कस किया है कि जो पहले लिखा होगा वो रो होगा, जो बाद में लिखा होगा वो कॉलम होगा। रो पड़ी लाइन, कॉलम खड़ी लाइन। कितनी पड़ी लाइन? 2 पड़ी लाइन, 2 पड़ी लाइन और 3 खड़ी लाइन, ये 3 लाइंस ये हो गई। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स है उसको अगर हम लोग लिखें जनरल फॉर्म तो ये आएगा A11, A12, A13, A21, A22, A23। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 × 3 है। बात समझ में आ गई? जिसका ऑर्डर 2 × 3 है। अब ज़रा आ जाइए आप लोग यहाँ पे, जो हमको क्वेश्चन दिया गया था वो यहाँ पे ऑर्डर
दिया ही था कि 2 क्रॉस 3 का होना चाहिए, लेकिन उसका जो एलिमेंट है वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका एलिमेंट जो है वो होना चाहिए aij इज इक्वल टू होना चाहिए 2i माइनस j। ये मशीन है भैया, समझ लो, ये मशीन है। इस मशीन में इनपुट डालो और आउटपुट बाहर ले लो। जरा इनपुट डालो, चलो भाई, aij इज इक्वल टू 2i माइनस j है। इनपुट आया a11, मतलब i और j की वैल्यू है 1 1। तो इनपुट डाला, ये आया 1 माइनस 1, यानी ये आया 2 माइनस 1, यानी ये आया 1। तो भैया मशीन चल गई। मशीन जब चली और इसने कुछ खाना खाया, तो खाना खा के जो बाहर आया ये आया 1। ठीक है ना। चलिए दोबारा डालिए इसके अंदर a12 डालिए। a12 डालेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 करके क्या आ जाएगा 0। a13 यहां पे 1 डालिए, यहां पे 3 डालिए, तो 2 माइनस 3 हो जाएगा आपका -1। ठीक है ना। आइए सारे एलिमेंट हो गए। अब जरा दूसरी लाइन पे आ जाइए। a21 2 जब यहां डालोगे तो 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा भाई 4। 4 माइनस 1 करोगे कितना हो जाएगा भाई 3। फिर आइए 2 2 तो 2 2 4, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा 2। और उसे आइए 2 3, 2 यहां रख लिए, 2 2 जा 4, 4 4 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा भाई 1। तो एक मैट्रिक्स, ध्यान समझ लीजिएगा, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, उसके एलिमेंट इस फार्मूले से अगर दिए जाएं तो वो मैट्रिक्स क्या होगी। तो वो मैट्रिक्स पहले तो ये होगी, दिस इज कॉल्ड जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म आप निकाल लीजिए। उसके बाद ये हो गए खाना और ये हो गई मशीन। इसको उठाओ, इस मशीन में डालो, आई और जे की जगह पर रिप्लेस कर दो, जो बाहर आउटपुट आए उसको यहां लिखते चलो, और यही उसकी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स हो जाएगी, जो कि 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की है और उसका एलिमेंट 2ij दिया गया है। अब मैं इस क्वेश्चन को आप लोगों के लिए छोड़ूंगा कि 3 क्रॉस 4 की एक मैट्रिक्स बनाइए जिसका एलिमेंट हो हाफ मॉडुलस -3i प्लस जे। मॉडुलस की प्रॉपर्टी आपको पता है कि अगर कोई नंबर नेगेटिव आएगा तो उसको वो मिक्सचर में डाल के मिक्सअप बना के उसको पॉजिटिव करके बाहर निकाल देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इस मैट्रिक्स के रिजल्ट में कभी नेगेटिव नंबर नहीं आने वाला है। अगर नेगेटिव ले आए इसका मतलब गलती कर बैठे आप कहीं ना कहीं। तो बी केयरफुल और बहुत अच्छे से इन क्वेश्चंस को आप कर लीजिए, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत आपको नहीं आएगी। इस वजह से मैं कह रहा हूं क्योंकि वो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन कभी कदार एग्जाम में आ सकते हैं, MCQ वगैरह में चीजें घुमाई जा सकती हैं, इसलिए बहुत अच्छे से आपको भाई देखिए, ये मैं गारंटी लेता हूं कि NCERT से अच्छी थ्योरी आपको कोई और बुक नहीं दे सकती है। NCERT जो है वो मदर बुक है, वो कहीं से भी जितनी भी बुक बनती हैं, मोटी किताबें आप लोग पढ़ते हैं, कहीं से भी वो थ्योरी चोरी करते हैं NCERT से। तो NCERT के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं जल्दी से, NCERT का ही है, फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये दो मैट्रिक्स हैं, इन दोनों मैट्रिक्स के बीच में इक्वल टू का साइन लगा है। अगर इक्वल टू का साइन लगा तो आपके दिमाग में बात आ जानी चाहिए कि ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स हैं, और अगर मैट्रिक्स इक्वल होती हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होते हैं। चलो भाई आ जाओ, जरा पहली इक्वेशन देख लो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, करेक्ट। फिर बनेगा 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ठीक है भाई। फिर बनेगा x इंटू वाई इज इक्वल टू 8। नाउ दीज आर द इक्वेशन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ। सो देयर इज अ क्वेश्चन दैट फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ XYZ इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल। ये दोनों मैट्रिक्स अगर इक्वल दे रखी है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ XYZ। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे छोटा ये दे रखा है तो z की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 0, पहला आंसर। अच्छा भाई दूसरा आंसर आ जाइए। अब दूसरा जो आंसर हम लोग सॉल्व करेंगे वो चूंकि एक क्वाड्रेटिक फॉर्मेशन होगा, इसलिए बहुत ध्यान से इसकी वैल्यू 1 नंबर की वैल्यू उठाइए और 2 नंबर में रख दीजिए। तो 1 नंबर हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू, जरा ध्यान से गड़बड़ हो रही है भाई, x
प्लस y इज इक्वल टू 6 अगर है तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस एक्स। सब्स्टिट्यूशन ले लीजिए, इसकी वैल्यू उठाइए, इसमें जाने दीजिए भाई, खूब पढ़ा होगा क्लास 10th में। आइए, x की जगह पे x रहेगा, y रिप्लेस कर जाएगा 6 माइनस एक्स से इज इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। माइनस से अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी। इसका मतलब है x की दो वैल्यू आएंगी, x की दो वैल्यू तो y की भी दो वैल्यू होंगी। बात समझ में आ गई भाई? अगर x की दो वैल्यू है तो y की भी दो वैल्यू आएगी। चलिए वहां से इसको कंटिन्यू कर लीजिए। फैक्टर करना आता है क्लास 12th के बच्चों को, खूब आता है भाई, इतना आता है कि एग्जाम वाले दिन फैक्टर ही गलत करके आते हैं। क्यों? चलिए जल्दी से देख लीजिए भाई। x माइनस 4 माइनस 2 ऑफ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 2 और x माइनस 4 एक फैक्टर बनेगा इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 4। देखो भैया, x की आ गई दो वैल्यू, और x की दो वैल्यू आने पे थोड़ा होशियार हो जाइए कि y की भी दो वैल्यू आएगी। तो y की वैल्यू यहां से हम लोग देखेंगे, y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 माइनस 2 तो 4 हो जाएगा। देख लीजिएगा, अगर x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू 4 आएगी। अगर x की वैल्यू 4 है तो ऑब्वियस है कि y की वैल्यू 2 आएगी। तो y की वैल्यू 2 आ गई। मुद्दा ये आता है MCQ में, वो कह देता है कि x और y की जगह पे अगर मान लो यहां पे कुछ ऐसा नेगेटिव है, तो आप ध्यान रखिएगा कि x और y की वैल्यू अगर यहां पे रखी जाए तो इसके जैसे ही यहां पे मैट्रिक्स बननी चाहिए, एक जैसी। तो चलो भाई, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4, 6 यहां पे आ रहा है। इसका मतलब है 2 और 4 सेटिस्फाई कर रहा है। 4 और 2 ले लें तब भी सेटिस्फाई कर रहा है। यहां पे x 2 इंटू 4 करें या 4 इंटू 2 करें, दोनों की वैल्यू 8 आएगी। तो अल्टीमेटली हमारे लिए ये दोनों के दोनों आंसर सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसलिए इन शॉर्ट अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4, ये कंडीशन बनेगी। और इसके अलावा आपने z की वैल्यू निकाल ली है, z की वैल्यू आई थी 0। तो सो x y z इज दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन के लिए ये फाइनल आंसर है, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं लग रही है। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेंगे। ये कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, थोड़ा मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे इसके आगे जाना पड़ेगा और इसको मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए भाई, अब आप लोगों को एक और क्वेश्चन हम दे रहे हैं जिसको आपको सॉल्व करना है, और इसको मान के चलिए कि ये अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है भाई, चलिए इसको भी खत्म कर देते हैं क्योंकि अब हमें इस क्वेश्चन से लेना देना नहीं है, अब हमें दूसरे क्वेश्चन से लेना देना है। और देखिए जरा एक बात, चलो आपसे पूछते हैं, याद करते हैं, देखिए याद है कि नहीं। इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर क्या है जरा यहां पे लिख लेता हूं मैं। 9 5 7, इसका ऑर्डर क्या है? खड़ी लाइनें, पड़ी लाइनें 3, खड़ी लाइन 1, ऑर्डर क्या बनेगा? 3 into 1। 3 into 1 याद करो, मेमोराइज करो, जरा दिमाग पे प्रेशर डालो। 3 into 1 क्या चीज 1 है? ये कॉलम 1 है भाई, कॉलम 1 है। किसका एग्जाम्पल है ये? कॉलम मैट्रिक्स का। किसका है भाई? ये कॉलम मैट्रिक्स है। और दूसरी वाली जो बगल में पड़ोस में दे रखी है वो भी एक कॉलम मैट्रिक्स है। कौन? ये इज इक्वल टू, ये पहले दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड, फिर है आपके पास x प्लस जेड, फिर उसके बाद है y प्लस जेड। ये दो मैट्रिक्स हैं, दोनों कॉलम मैट्रिक्स हैं, और यह आपसे कहा जा रहा है कि आप इसको बताइए
कि यहाँ पे इसकी वैल्यूज जो है एक्स वाई जेड की क्या होगी। ठीक है भाई, आ जाइए जरा देख लीजिए, सॉल्व कर लेते हैं इसको हम लोग। देख लीजिए, पहली इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, दूसरी मिलेगी x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 और तीसरी मिलेगी y प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ठीक है ना, पहला नंबर, दूसरा नंबर और तीसरा नंबर, इन तीनों की वैल्यू उठाइए और आपस में सॉल्व करिए, रिजल्ट ले लीजिए। चलिए जरा देख लेते हैं। y प्लस जेड की वैल्यू है 7, पहले वाले में लिख रखा है y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, y प्लस जेड इज इक्वल टू 7, और y प्लस जेड की वैल्यू आप देखिए जरा ध्यान से, 7 है, सॉरी ये देखिए यहां पे 9 है, ये 9 है, ये 9 है, जरा चेक कर लीजिए आप लोग, ये वैल्यू जो है वो 9 है। ठीक है, और x और y की वैल्यू अगर हम लोग देखें, वो आपको दे रखा है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू आपको दे रखी 7, तो ये हो जाएगा x प्लस 7 इज इक्वल टू 9, सो x इज इक्वल टू हो गया 2। एक रिजल्ट। दूसरे रिजल्ट में आइए, फिर से आइए, फिर से आप देखिए, समझिए कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9 और x प्लस जेड की वैल्यू जो है वो 5 है, तो जरा इसको हम लोग लिख लें x प्लस जेड प्लस वाई इज इक्वल टू 9। तो x प्लस जेड की वैल्यू अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग x प्लस जेड की वैल्यू बात करें तो ये दे रखा है आपको 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 5, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 4, तो y की वैल्यू हो गई 4। और अगर y की वैल्यू 4 है तो z की वैल्यू में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। y प्लस z इज इक्वल टू 7, y की वैल्यू 4, सो z की वैल्यू 3, सीधा सीधा आंसर आ गया, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 4 एंड z की वैल्यू 3। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप। और अगर कभी, अगर आपके पास इतना टाइम है, अगर आपके पास इतना वक्त है कि आप इसको सेटिस्फाई करा सकें, तो यहां पे एक बार रख करके चेक जरूर कर लीजिए कि x की वैल्यू 2 रखा, y की वैल्यू 4 रखा आपने और z की वैल्यू 3 रखा, तो देख लीजिए क्या ये 9 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 9 अगर आ रहा है इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, इस वजह से आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। एक्स वाई जेड जो मिसिंग था उसकी वैल्यू आपने निकाल ली और उसके बाद यहां पे हम लोगों को आंसर मिल गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसी पे है कि विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स आर इक्वल। तो भैया अगर दो मैट्रिक्स इक्वल होंगी तो क्या रिजल्ट होना चाहिए आपस में, जरा जल्दी से आप ही लोग बता दो, मैं चुप हो जाऊं थोड़ी देर के लिए। बताओ भैया, दो मैट्रिक्स अगर इक्वल होंगी तो क्या होगा। सिंपल है कि इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर इक्वल होंगे तो इसका मतलब 3x प्लस 7 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी -7/3, x की वैल्यू आनी चाहिए -7/3, क्या आनी चाहिए, -7/3। तो x की वैल्यू यहां पे कोई भी -7/, ये नहीं है, देख लीजिए आप लोग, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तीनों की तीनों x की, सॉरी ये तो y है भाई, ये जो है ये x की वैल्यू है, देख लीजिए। तो x की कोई भी वैल्यू आपके बराबर नहीं आई जो भी निकाले, इसका मतलब है इसमें वो ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज द राइट आंसर। अगर हम लोगों को आंसर बात करनी पड़े सो दिस इज द राइट आंसर, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो नॉट पॉसिबल में अगर हम लोग बात करें तो ये ध्यान से आपको देखना होगा। सबसे अच्छा क्वेश्चन, सबसे बढ़िया क्वेश्चन, ये एनसीईआरटी का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे समझना होगा क्योंकि इस पे क्वेश्चन अब बदल के आता है। ऑर्डर 3x3 बच्चों ने रट रखा, 512 ही इसका आंसर आएगा, बात खत्म। आंसर भी बता दिया, लिख लो भैया। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि हर बार वो 3x3 देगा, लेकिन फिर भी पहले हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं। 3x3 अगर होगा तो इसका मतलब है टोटल एलिमेंट्स उसमें कितने होंगे। अभी अभी आपने पूरी थ्योरी पढ़ी है, टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे।
या यूं कह दें 9 प्लेस होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, 9 प्लेस होंगे। एंट्री जो है वो 2 ही नंबर की है, 0 या 1 आप इसमें रख सकते हैं। तो 0 और 1 अगर रख सकते हैं इसका मतलब है पॉसिबल जो एंट्री है वो 2 है। इस तरीके से अगर देखें यहां भी 2 है, 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 यहां भी 2 है। और अरेंजमेंट आप जानते हो कि ये सब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो इस तरीके से टोटल नंबर आप जो अरेंजमेंट बनता है वो 2 की पावर 9 बनता है और जिसकी वैल्यू होती है 512। ये तो रटी रटाई कहानी थी, ये तो सेट हो गया। जरा इसी क्वेश्चन को बदल देता हूं मैं, इसको ना दे करके हमने कहा एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3 और एंट्री जो है वो 0 और 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। अब बताइए जरा, तो फिर से कुछ नहीं करना है आपको बेटा, देखो इसका ऑर्डर हो गया 6, तो 6 प्लेस बना लो, 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 प्लेस भरने हैं। एंट्री कितनी है 3, क्योंकि 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, तो 3 एंट्री हो गई इसकी, 3 एंट्री हो गई इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, 3 इसकी, और सारे अरेंजमेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 3 की पावर 6, ये हो जाएंगे इसकी वैल्यू, पॉसिबल वैल्यूज हो जाएंगी, पॉसिबल मैट्रिसेस बन सकती हैं, इतनी मैट्रिसेस बनती हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है और बदल करके आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि आपको हर बार 512 मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम लोग यहां पे देखें, समझें चीज़ों को लेकर के कि भाई आज की जो हम लोगों की टॉपिक है वो हमारी टॉपिक क्या थी कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, मैट्रिक्स में छोटे कैलकुलेशंस कैसे होते हैं कि अगर मैट्रिक्स इक्वल दे दी गई तो उसके मिसिंग जो टर्म्स हैं वो कैसे निकाले जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आज हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ें, कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी किए, और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर आ रहा है उस पर हम लोग बात करेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर कौन कौन से ऑपरेशन, ऑपरेशन वो डॉक्टर वाला नहीं भैया, ये मैथ है, बायो नहीं है। ऑपरेशन का मतलब है क्या होता है इसमें, एडिशन होता है कि नहीं होता है, सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं होता है, अगर होता है तो क्राइटेरिया क्या है, हर 2 मैट्रिक्स क्या ऐड हो जाती हैं, हर 2 मैट्रिक्स क्या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, मल्टीप्लिकेशन होता है कि नहीं होता है ये भी हम देखेंगे, क्या हर 2 पॉसिबल मैट्रिक्स जो भी होंगी उन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं या उसके लिए कोई क्राइटेरिया चाहिए, फिर उसके बाद आती है उसके ट्रांसपोज पे। तो इस तरीके से हमारा नेक्स्ट लेक्चर जो आएगा वो बहुत सारी चीज़ों पे आने वाला है। तो होप सो कि ये आपको समझ में आया होगा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से आप इस पर काम करिए और अच्छा करिए बोर्ड में, और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम लोग आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।